दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की जहरीली हवा में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र और दिल्ली की सरकार को कोर्ट को यह बताना है कि उनके पास लोगों को जहरीली हवा से बचाने का उपाय क्या है। दिल्ली सरकार के स्कूल और दफ्तर आज से 7 दिन के लिए सिर्फ ऑनलाइन चलेंगे, यानी कि जो दफ्तरों का काम है वो वर्क फ्रॉम होम स्टेटस पर रहेगा। उधर हरियाणा के भी 4 जिलों में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हवा से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 सांस पर संकट। पिछले कुछ दिनों से गैस चैम्बर में तब्दील हुई देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात प्रदूषण के स्तर में रविवार के मुकाबले थोड़ी कमी दर्ज की गई। हालांकि अब भी ये बहुत खतरनाक श्रेणी में है। दिल्ली में आज सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी का स्तर यानी AQI 318 दर्ज किया गया। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 के आसपास था। वहीं दिल्ली के पास नोएडा में भी रविवार की तुलना में आज सुबह वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी दिखाई दी। नोएडा में सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रदूषण कम करने और लोगों को इससे बचाने के लिए योजना पेश करने को कहा था। आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों के लिए पॉल्यूशन लॉकडाउन लगाने का प्लान भी पेश कर सकती है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दमघोटू हवा और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ी बैठक की है। आयोग की बैठक में दिल्ली समेत संबंधित राज्यों के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत इमरजेंसी उपायों को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने माना है कि मौजूदा एयर क्वालिटी थार रेगिस्तान की दक्षिण पश्चिमी दिशाओं से आने वाली धूल भरी आंधी से बहुत अधिक प्रभावित हुई, जिससे भारी मात्रा में धूल आ गई है। CQAM ने दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर के जिलों में स्कूल बंद करने के साथ निर्माण कार्यों पर रोक जैसी पाबंदियां लगाने की सलाह दी है। गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली में आज से सभी स्कूल अगले 7 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 2 दिन पहले ही आज से अगले 7 दिनों तक दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी कर दिया था। 17 नवंबर तक दिल्ली में निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की तरह हरियाणा सरकार ने भी कुछ कड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ पराली और कूड़ा जलाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। जानलेवा प्रदूषण का असर कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों की रिपोर्ट के मुताबिक जहरीली हवा से कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के एक साथ कई अंग प्रभावित हो रहे हैं। लीवर के मरीजों को सांस लेने में मुश्किल के साथ यूरिन से जुड़ी समस्या भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में किडनी और लीवर के रोगियों की संख्या ही 30 से 40% तक बढ़ गई है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को साइकिलिंग को बढ़ावा देने वाले राहगिरी अभियान में हिस्सा लिया। सिसोदिया ने कहा कि राहगिरी को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके जरिए प्रदूषण कम करने की जागरूकता लाने की कोशिश है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 170 जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। दिल्ली के कनाट प्लेस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाए गए स्मॉग टावर के जरिए भी प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। स्मॉग टावर से 1 किलोमीटर के दायरे में 60 से 70% प्रदूषण कम होने का दावा किया जा रहा है। IIT बॉम्बे और दिल्ली इससे मिलने वाली राहत को लेकर रिपोर्ट 3 महीने में देंगे। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि क्या स्मॉग टावर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जिन्ना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री। किसके वोट बैंक में होगी बढ़ोतरी? अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के प्रस्ताव पर जवाब क्या दिया? यूपी में कांग्रेस का चुनावी प्लान क्या है? सोनू सूद ने कैसे बढ़ाई है पंजाब में सियासी हलचल? राजनीति से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी जोर पकड़ने लगी है। राज्य की सियासत में जिन्ना के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतिहासकारों पर दोष मढ़ते हुए कहा कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया, बल्कि उनसे हारने वाले सिकंदर को महान बता दिया। योगी के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं, वे सिर्फ सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व सिर्फ एक फर्जी इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर तो कभी लड़े ही नहीं थे, उनके बीच कोई जंग नहीं हुई थी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में अखिलेश ने कहा, शिवपाल जल्द उनके साथ होंगे। एक दिन पहले ही शिवपाल यादव ने कहा था कि अगर अखिलेश उन्हें साथ ले लें तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। यूपी में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी कल बुलंदशहर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि यूपी में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है। प्रियंका की आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली है। इसमें 12 जिलों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने चंडीगढ़ में आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। परनीत ने अपने संसदीय क्षेत्र पटियाला के डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट में तेजी लाने की मांग की। इस दौरान परनीत कौर के साथ पटियाला के कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे और राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। जेपी नड्डा सुबह 10 बजे देहरादून पहुंचेंगे। वे अल्मोड़ा और रुद्रपुर भी जाएंगे। इटावा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू सेवा समिति के पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। हिंदू सेवा समिति के पदाधिकारी सलमान खुर्शीद के पुतले की शव यात्रा निकालने और उसके दहन की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए और छीना झपटी करने लगे। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ऐलान किया है कि उनकी बहन मालविका सूद सच्चर पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में एंट्री करेंगी। वो अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में मोगा से चुनाव मैदान में उतरेंगी। हालांकि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी यह अभी तय नहीं है। मोगा सोनू सूद का होम टाउन है। इस बीच खबर है कि सोनू सूद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इगास पर्व के मौके पर जमकर डांस किया। पहाड़ की संस्कृति को जीवंत करने वाले इगास पर्व को पूरे उत्तराखंड में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देहरादून में पद्मश्री लोक गायक प्रीतम भरतवाड़ के जागर संगीत पर हरक सिंह रावत कई लोगों के साथ डांस करते नजर आए। पीएम मोदी आज आदिवासी गौरव दिवस के मौके पर भोपाल में कई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। भोपाल में ही आज पीएम वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया गया है। और इसके साथ आपको दिखाएंगे कामकाज को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को टास्क क्या दिया है। और क्रिकेट की दुनिया से आपके लिए जानकारी, T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बना, देश की खबरें देखिए टॉप 9 ब्रास्ट। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में आदिवासी गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल शाम पीएम के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वेलकम मोदी जी वाले गुब्बारे उड़ाए और आतिशबाजी की। आदिवासी गौरव दिवस सम्मेलन के बाद पीएम भोपाल के वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के कामकाज को रफ्तार देने के लिए सभी 77 मंत्रियों को 8 समूह में बांटकर जरूरी निर्देश दिए हैं। पिछले 3 महीने में 5 चिंतन बैठकों के बाद पीएम मोदी ने कामकाज को गति देने के लिए खास प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को संबोधित करते हुए 2024 चुनाव में वक्त कम और काम ज्यादा होने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के 343 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस के सुल्तानपुर के पास हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। कल इस पर फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर आज उनके घर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेगा। कल सेना के एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी की वजह से पार्थिव शरीर इम्फाल से नहीं लाया जा सका। कल इम्फाल में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कर्नल विप्लव समेत सभी 5 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमला सुनियोजित था, सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले पीओके एक बार फिर भारत का हिस्सा बन जाएगा। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा, तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक पीओके पर हमारा कब्जा नहीं हो जाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीमा विवाद, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि बिना दक्षिणी राज्यों के योगदान के भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इस बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी समेत 3 राज्यों के ही सीएम शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को पीएम मोदी की पहल पर कनाडा की सरकार ने लौटाया है। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा दिल्ली से चलकर यूपी के अलग अलग शहरों से गुजरते हुए वाराणसी पहुंची है। सीबीआई और ईडी के निर्देशकों के 2 साल कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि केंद्र सरकार पर सभी संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी को विपक्ष को परेशान करने का हथियार बना लिया है। सीपीआई के अतुल अंजान ने इसे अन्यायपूर्ण फैसला बताया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। कल दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनर डेविड वार्नर ने 53 और मिशेल मार्श ने नाबाद 77 रनों की पारी खेली। मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आज आपको अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। कहां सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। पटना के पास दानापुर में एक घर में ब्लास्ट हुआ। ये हादसा है या कोई साजिश? और 21 नवंबर तक रेल टिकट का ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हर दिन रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बंद क्यों रहने वाला है? राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। हरियाणा में आज से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की मांग है कि उनके कमीशन में बढ़ोतरी की जाए। इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही इनकी मांग है कि कई राज्यों में बेस ऑयल को डीजल बताकर बेचने वालों पर सरकार कार्रवाई करे। रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम अगले 6 दिनों तक रोजाना रात 11:30 बजे से 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि पैसेंजर सिस्टम को कोरोना के पहले के दौर की तरह बहाल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। रेलवे ने 3 दिन पहले ही ऐलान किया था कि कोरोना काल से पहले की तरह ही अब सभी पुरानी ट्रेनें पुराने नंबर और भाड़े के मुताबिक चलेंगी। राजस्थान के भीलवाड़ा के जहाजपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुराडिया गांव में सड़क किनारे बारात के स्वागत के लिए कई लोग खड़े थे, तभी बेकाबू ट्रेलर ने लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के पास नोएडा एक्सटेंशन के बिसरख राइस पुलिस चौकी के पास बीती रात एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद कार में फंसे ड्राइवर समेत 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद निकाला। एयरबैग के खुलने की वजह से कार में सवार दोनों लोगों की जान बच गई। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके के एक घर में कल हुए धमाके में 2 लोग घायल हो गए। धमाके से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बम विस्फोट मोहम्मद शफीक अंसारी नाम के शख्स के घर में हुआ। धमाके में अंसारी के परिवार के एक बच्चे के साथ पड़ोस की एक महिला घायल हो गई है। धमाके की खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली कस्बे में चल रहे लक्ष्मी महायज्ञ के दौरान अचानक आग लग गई। आग ने बहुत जल्दी विकराल रूप ले लिया। इसके बाद पंडाल में जुटे सैकड़ों लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह और उनकी टीम ने मुठभेड़ के दौरान द्वारका सेक्टर 13 में खौफ बन चुके एक चेन स्नैचर अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। स्नैचर को पकड़ने के लिए सरोज खुद गले में सोने की चेन पहनकर सादी वर्दी में सड़क पर निकली थी। अरमान ने चेन छीनकर भागने के लिए फायरिंग कर दी। जवाब में सरोज ने पैर में गोली मारकर उसको काबू कर लिया। दिल्ली पुलिस के द्वारका इलाके में एक महिला और उसके भतीजे को अपने ही घर में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि महिला का अपने पति से हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। पति से बदला लेने के लिए ही पत्नी ने इस चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। ओडिशा के कटक की 63 साल की एक विधवा ने मानवता और दरियादिली की मिसाल पेश की है। मीनाती पटनायक ने अपना 3 मंजिला मकान समेत सारी संपत्ति एक रिक्शे वाले के नाम कर दी। पिछले 1 साल में कैंसर पीड़ित पति की मौत के साथ इकलौती बेटी को भी एक आग हादसे में खो दिया। ऐसे मुश्किल दौर में रिक्शा चलाने वाले बुधा समल और उसके परिवार ने ही इनका ख्याल रखा था। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रही है पाकिस्तानी आतंकियों की करतूत। तालिबान के सामने पाकिस्तान के सरेंडर के सबूत, चीन के नेशनल हाईवे वाली चालबाजी है क्या, और S-400 डिफेंस सिस्टम कब तक तैनात हो जाएगा? पड़ोसी मुल्कों की साजिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पर। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में हुए आतंकी हमले में पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने जब उस ठिकाने पर छापा मारा तो आतंकियों की तरफ से पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी गई। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान अब टीटीपी के हमलों से बचने के लिए तालिबान की शरण में है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि उनका देश इस्लामाबाद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच शांति समझौते को लेकर मध्यस्थता कर रहा है। चीन अपनी उकसावे वाली कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन अवैध तरीके से कब्जा करने के लिए भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन में नया नेशनल हाईवे बना रहा है। ये हाईवे चीन में शिनजियांग प्रांत के होटान को अक्साई चीन से जोड़ता है। होटान में चीनी वायुसेना का अड्डा भी है। वहीं से वह लद्दाख में भारत के हवाई सीमा की निगरानी करता है। रूस ने जमीन से हवा में मार करने वाली घातक ट्रियम्फ मिसाइल S-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है। इस डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट को इस साल के अंत तक ऑपरेशनल किया जा सकता है। इसके जरिए भारत, चीन और पाकिस्तान की लगातार बढ़ती गुस्ताखियों का मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा। चीन ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, लेकिन उसकी रेंज भारतीय सिस्टम की तुलना में कम है। आमने सामने के युद्ध से मुंह चुराने वाला चीन अब आतंकियों के जरिए भारत में हमले करा रहा है। मणिपुर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले उग्रवादी संगठन PLA को चीन से फंडिंग के सबूत मिले हैं। PLA के म्यांमार, बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप हैं। दो उग्रवादी संगठनों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA और मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने जिम्मेदारी ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ साजिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो कितना भी ताकतवर मुल्क क्यों न हो। धीरे धीरे हम ये संदेश देने में सफल भी हुए हैं। चालबाज चीन और धोखेबाज पाकिस्तान की तथाकथित दोस्ती में दरार बढ़ती जा रही है। हालांकि दोनों देश इसे डायरेक्ट जाहिर करने से बच रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान चीन के हाथों बार बार बेइज्जत हो रहा है। ये बेइज्जती चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और चाइना मोबाइल पाकिस्तान से जुड़े टेलीकम्युनिकेशन टावर के मामले में देखी गई है। नेपाल में जासूसी कर रहे चीन की करतूत एक बार फिर बेनकाब हो गई है। नेपाल के खुफिया अधिकारियों ने एक चीनी जासूस को पकड़ा है जो अमेरिकी वित्तीय सहायता मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहा था। ये गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब नेपाल अमेरिकी सहायता पर अंतिम फैसला लेने वाला है। नेपाली मीडिया के मुताबिक चीन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि नेपाल के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ बेहतर हों। तालिबान राज को दुनिया भर से मान्यता दिलाने की नौटंकी करने वाला पाकिस्तान अब उसी की जड़ें खोदने में जुट गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान में छोटे छोटे जिहादी समूहों को बढ़ावा दे रही है, जिससे तालिबान कमजोर रहे और पाकिस्तान का दबदबा बरकरार रहे। दुनिया की दो धुर विरोधी शक्तियों की मुलाकात आज। क्या बातचीत से खत्म होगा तनाव? बेलारूस ने क्यों मांगा न्यूक्लियर बम? क्या रूस यूक्रेन तनाव से होगी महायुद्ध की शुरुआत? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। तमाम विवादों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं। इसमें आपसी तनाव और सुरक्षा के मुद्दे पर खास चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग में भारत के साथ चीन के सीमा विवाद पर भी चर्चा की संभावना है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। बाइडेन साफ कर चुके हैं कि वे ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन को लेकर चीनी रवैये से नाखुश हैं। बातचीत के दौरान जो बाइडेन जिनपिंग के सामने अमेरिका की चिंताओं और इरादों को क्लियर ढंग से रखेंगे। बाइडेन जिनपिंग की बैठक से पहले अमेरिका और चीन के बीच का विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। ताइवान पर चीन की धमकी के बाद अमेरिका ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं, जिसके बाद संभावना इस बात को लेकर जताई जा रही है कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बैठक भी तनावपूर्ण रहेगी। बेलारूस ने पोलैंड के साथ जारी विवाद के बीच रूस से परमाणु बम की डिमांड की है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि बेलारूस परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहता है। वो इसे यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर तैनात करेगा। इन दोनों देशों के साथ रूस और बेलारूस के संबंध बहुत खराब हैं। यूक्रेन की सीमा के पास लगभग 1 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती को देखते हुए ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में अमेरिका समेत कई देश रूस के खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हो सकते हैं। ताइवान पर चीन की पैंतरेबाजी और यूक्रेन के खिलाफ रूस की साजिश से थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ चीन और रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश। संकेत मिल रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुराने सोवियत यूनियन वाला रुतबा दोबारा कायम करने को बेताब हैं। चीन और रूस की चुनौती को देखते हुए पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी बरकरार रहेगी। दुबई एयर शो के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज गिलोट ने ये बात कही है। लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक अफगानिस्तान से वापसी के बाद अमेरिकी सेना किसी और जगह शिफ्ट हो सकती है। तालिबान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिकी हथियारों के साथ सैन्य परेड निकाली। कल शाम कंधार में तालिबानी सेना ने परेड के दौरान अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों और रूसी हेलीकॉप्टरों का भी प्रदर्शन किया। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और 7 सितंबर को कार्यवाहक सरकार के गठन की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक उसके शासन को किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली है।
यमन सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। सेना ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के प्रति वफादार है और हूती विद्रोहियों को खत्म कर देंगे। हूती विद्रोही सऊदी अरब की सीमा पर यमन के उत्तरी प्रांत सादा के पास रहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।